तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बीपीएससी में अभी तक जितने भी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और इसके पहले वाले लेक्चर में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सारे कंप्लीट हो गए हैं। साइंस का क्वेश्चन तो आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर जाके देखिए, इस चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि भारतीय जो विकास फोरम है, जिसे आईडीएफ कहते हैं, इसके पहले जाना जाता था, तो इसके पहले इसका क्या नाम था। तो भारतीय विकास फोरम का पहले इसका नाम भारत सहायता क्लब था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सहायता क्लब। तो आप लोग याद कर लेंगे कि आईडीएफ जिसे भारतीय विकास फोरम है, इसका पहले क्या नाम था, तो भारत सहायता क्लब था। आगे का देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जो वर्तमान में बिहार है, इसमें संपत्ति का मुख्य उद्देश्य या उसका स्रोत क्या है। तो वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत कृषि है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि जो वर्तमान विभाजित बिहार है, उसमें आय का प्रमुख स्रोत कृषि ही है। अगला क्वेश्चन है कि जो फोर्ब्स पत्रिका है, इसके अनुसार 2007 में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति कौन है। तो 2007 के अनुसार, ये एग्जाम 2008 में हुआ था, करंट अफेयर का क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो वारेन बफेट थे इसके अनुसार, 2007 के अनुसार। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2006 और 2007 में बिहार का विकासात्मक व्यय क्या था और इसके कुल व्यय कितना था। तो इसका आंसर क्या होगा, बिहार का विकासात्मक व्यय, इसके कुल व्यय का कितना था, तो 60% था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत की कुल जनसंख्या है वो कितनी है। तो ये क्वेश्चन कब पूछा था, 2008 में पूछा था, देखिएगा। तो उसके अनुसार इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत की कुल जनसंख्या 2008 के अनुसार नहीं दिया है। तो देखिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि जो भारत की कुल जनसंख्या 102,87,37,37,436 थी, जबकि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, तो 121,08,54,977 था। तो जिसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी, तो पुरुषों की संख्या था 62,32,70,258 और महिलाओं की संख्या तो 58,75,84,719 है। तो इसमें भारत की जनसंख्या घनत्व था वह कितना था, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में 382 लोग रहते थे। और इसमें लिंगानुपात कितना था, यानी कि 1000 पुरुष पे महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 943 थी। इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। आगे के देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया है कि 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी। तो 2001 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व तो कितना था, तो 324 वर्ग किलोमीटर था, यानी कि 1 किलोमीटर क्षेत्र में लोग कितना रहते थे, तो 324 लोग रहते थे 1 किलोमीटर के दूरी में। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारतीय जनगणना है 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक जो अंतिम जनगणना हुई है वो 2011 में हुआ है, इसीलिए कोई भी डाटा 2011 के अनुसार ही आपको मिलेगा। तो जनसंख्या घनत्व देखिएगा, केरल में कितना था, तो 860 था, और हरियाणा में कितना था, तो 573 था, बिहार में 1106 था, और उत्तर प्रदेश में 829 था। अगला क्वेश्चन दिया है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक था। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो बिहार है भारत का, वह सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कितने नंबर पे आता है, तो तीसरे नंबर पे आएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दिया है, इसका क्रम वाइज देखिएगा कि जो उत्तर प्रदेश है उसका जनसंख्या कितना है, और महाराष्ट्र का, बिहार का, पश्चिम बंगाल का दिया है। तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे, तो क्रम वाइज पूछा है, तो तीसरे नंबर पे बिहार आ जाएगा, और पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पे
महाराष्ट्र, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाटा तो नहीं याद रहेगा, लेकिन ये क्रम वाइज आप लोग याद कर लेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी का है, उसके बाद महाराष्ट्र का, फिर उसके बाद बिहार, और चौथे नंबर पे पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर पे बिहार है, दूसरे पे महाराष्ट्र और पहले पे यूपी है। अगला क्वेश्चन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। तो बिहार राज्य की जनसंख्या 8,29,98,509 है। तो इसका आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और इसमें दिया है कि बिहार की अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पंजाब, तो सबसे ज़्यादा इसमें यूपी की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि शिशु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर यानी कि 1 साल के अंदर जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, तो 1 साल के अंदर जितने बच्चे मर जाते हैं उसकी संख्या ये पूछा है कि हर 1000 पर जीवित बच्चों की संख्या कितनी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि हर 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि शिशु मृत्यु दर व 1000 जीवित जन्म में से अपने पहले जन्मदिन से मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। SRS जिसका सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, बुलेटिन इसका है। मई में 2022 के अनुसार नवजात जो शिशु दर है वो मध्य प्रदेश 43 और उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ में 38, असम उड़ीसा में 36 है, और शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है। तो बिहार में शिशु मृत्यु दर 27 है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत में 1991 से 2001 है, इसमें साक्षरता दर की वृद्धि कितनी है। तो साक्षरता दर की वृद्धि 12.6% है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। तो भारत में महिला साक्षरता दर कितना है। तो 64.6% है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर। तो इस ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार क्या है भारत की डाटा। तो भारत में पुरुष की साक्षरता दर 80.9% है और महिला का पूछा था तो 64.6% है। हालांकि 2011 के जनगणना के अनुसार महिला की साक्षरता दर 65.46% थी, और लेकिन बीपीएससी जात था बिहार लोक सेवा आयोग, इसने सही उत्तर सी माना है। अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार जो उंगली होती है, फोटो होता है, उसके निशान और आँख के पुतली की प्रतिचित्रण के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितना वर्ष रहना चाहिए। तो 5 वर्ष रहना चाहिए। इसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया, इसलिए यहाँ पे स्टार लगाया। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो 2011 का जनगणना है उसमें फोटो, उंगली के निशान, आँख की पुतली, किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 5 वर्ष निर्धारित की गई है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत संपन्न किए जाने वाले कार्यों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन दिया कि भारत में कृषि क्षेत्र होता है, श्रम शक्ति के कितने % लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो 65% रोजगार प्रदान करता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि जो 2001 से 2 के बीच में भारत में 110 करोड़ आबादी, 65% से लोगों को खेती के जीवन का एक ढंग और आजीविका के लिए एक प्रमुख साधन था। उद्योग और सेवा क्षेत्र की तुलना में कृषि पर बहुत अधिक जनसंख्या आश्रित है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है। तो तापीय, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय तापीय थर्मल स्रोत है, इससे सर्वाधिक विद्युत प्राप्त करता है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 21 मई 2023 तक भारत की स्थापित विद्युत क्षमता कितना था। तो 4,17,668 मेगावाट था। और जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला, लिग्नाइट, गैस, डीजल आदि शामिल है, कोयले का हिस्सा कितना है। तो 49.1% है। और जल विद्युत का परसेंटेज कितना है। तो 11.2% है। परमाणु विद्युत का कितना है। तो 1.6% है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या था। तो 1991 का नई आर्थिक नीति का लक्ष्य था उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा कब अपनाई गई थी ये नीति। तो जुलाई 1991 में यह नई आर्थिक नीति LPG से संबंधित किया गया। इसका तात्पर्य क्या था। तो एल का मतलब था कि लिबरेशन यानी कि उदारीकरण, प्राइवेटेशन जिसे निजीकरण कहते हैं, और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण, जी का मतलब
अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्या दिया है कि जो तेल होता है और प्राकृतिक गैस आयोग है जिसे ONGC कहते हैं, कब स्थापित किया गया था? तो 1956 में स्थापित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1956। जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है इसकी स्थापना 1956 में किया गया था और इसकी खोज और उसके उत्पादन को व्यापक और व्यवस्थित रूप देने में ONGC की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह 1 फरवरी 1994 में इसका नाम चेंज होकर क्या नाम नया रखा गया? तो नया नाम तेल और प्राकृतिक गैस निगम रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो भारत में तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र जिसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका मूल्य संवर्धन GVA है, सर्वाधिक योगदान करता है। और 28 फरवरी 2023 को जारी आंकड़े के अनुसार तृतीय क्षेत्र का सकल मूल्य वर्धन जिसे GVA कहते हैं, इसका वर्ष 2022-23 के अनुसार 53.4% रह गया। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय है निम्नलिखित में सबसे अधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है? तो रिलेटिव पॉवर्टी का क्या अर्थ है? तो आर्थिक असमानताएं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक असमानताएं। सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय के वर्गों के बीच कितनी विषमता है। और सापेक्ष निर्धनता का मुख्यतः 2 विधियों में प्रयोग लाया जाता है, लॉरेंज वक्र विधि और गिनी गुणांक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, GS के एग्जाम में बहुत कम ही पूछता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको आप क्वेश्चन को रिवाइज करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र है इसके रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया गया, तो किसने दिया था? तो वेंकैया नायडू ने दिया था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो स्वयं सहायता समूह है इसका विचार बांग्लादेश के जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है इसके प्रोफेसर कौन थे? तो मोहम्मद यूनुस थे। इसके दिमाग की उपज थी। इन्होंने वर्ष 1976 ईस्वी में ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश था, इसकी शुरुआत की थी। स्वयं सहायता समूह और माइक्रो फाइनेंस हाल में ही गरीबी उन्मूलन और वित्तीय समावेशन किया गया था और महिला सशक्तिकरण के लिए संभावित साधन के रूप में उभरा था। अगला क्वेश्चन है, ये जो पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ था, तो तृतीय क्षेत्र में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसे प्राप्त की जाती है? तो राष्ट्रीय आय से प्राप्त की जाती है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो राष्ट्रीय आय जनसंख्या से भाग देने पर उस देश की प्रति व्यक्ति आय जिसे PCI कहते हैं, राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या। प्रति व्यक्ति का आय का फॉर्मूला क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जो भारत की आर्थिक सुधार जनक है किसे कहा जाता है? तो भारत की आर्थिक सुधार जनक को PV नरसिम्हा को कहा जाता है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PV नरसिम्हा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो कांग्रेस सरकार थी जून 1991 के अंत में सत्ता में आई थी, उसके बाद वित्त मंत्री कौन बने थे? तो मनमोहन सिंह बने थे और जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों की नई आर्थिक नीति लागू किया गया था और इसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। इसी कारण उदारीकरण नीति को राव बी पंडित मॉडल कहा गया था। PV नरसिम्हा राव को भारत के आर्थिक सुधार के लिए उनके जनक कहा गया था, भारत के आर्थिक सुधार के जनक। और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आर्थिक सुधारों का अग्रदूत कहा गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मनमोहन सिंह को क्या कहा जाता है? तो आर्थिक सुधार नीति का अग्रदूत कहा जाता है और PV नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? तो आयात में शुल्क की कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह, सार्वजनिक क्षेत्र की इन्वेस्टी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की जो इक्विटी का विनिवेश है ये सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इसका एक्सप्लेनेशन है कि वैश्वीकरण में सार्वजनिक क्षेत्र की जो इक्विटी का विनिवेश होता है सम्मिलित नहीं है, जबकि आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन शामिल है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे क्वेश्चन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप TRE4 एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो TRE1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन का रिवीजन इस चैनल पर कराया गया है और जो BPSC का घटना चक्र का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका भी
इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको रिवीजन करना है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में एक बार जाके ज़रूर चेक करिए।